हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम यहां पर हाजिर हैं एक नए डिस्कशन के साथ। आरआरबी एनटीपीसी का 16 अप्रैल का शिफ्ट 3 का पेपर हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहना है वीडियो के लास्ट तक और मस्त तरीके से शेयर करना है। और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार सामने आ रहा है उससे एकदम दिल खुश हो जा रहा है। क्या? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल आपके सामने है, ब्लैंक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। यानी कि पृथ्वी से लेकर के जो सूर्य तक की दूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की जो दूरी है उसको हम किस में मेजर करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, केल्विन एंड जूल। तो केल्विन तो हो गया टेम्परेचर का, तो ये ऑप्शन में खत्म। जूल हो गया मेजर यूनिट हो गई एनर्जी की, तो ये भी ऑप्शन में खत्म। तो बचे क्या आपके पास, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इन दोनों के कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं लेकर के आई हूं यहाँ पर कुछ आपके लिए, है ना। पहले क्या समझना है आपको, पहले सिर्फ ये वाला पिक्चर देखना है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको सन, यानी कि सूरज भगवान जी। इधर पे है आपकी पृथ्वी, यानी कि सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की जो दूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, ये 1 AU है। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की एवरेज दूरी बताती है कि नहीं है। चलिए, यदि सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की दूरी 1 AU है तो मरकरी एंड वेनस की 1 से कम होगी, जाहिर सी बात है। जुपिटर सैटर्न की 1 से ज्यादा होगी क्योंकि वो अर्थ के बाद आते हैं। तो आपको क्या समझना है माय डियर स्टूडेंट्स की जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1 AU होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। कितनी होती है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होती है। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। क्लियर? नेक्स्ट आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर की वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। एंड साथ ही पार्सेक कितना होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो पहला था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा आया लाइट ईयर, थर्ड आया पार्सेक। तो सबसे बेसिक इकाई जो है वो क्या है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उससे बड़ी इकाई क्या है, लाइट ईयर है। उससे बड़ी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो पार्सेक है। क्लियर? चलिए, तो ये तीनों चीज जब आपने देख ली तो ये तो पता चल गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी माप रहा है किसकी किसके बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जो एवरेज डिस्टेंस बता रहा है पृथ्वी से लेकर के सूरज के बीच की, तो क्या होगा, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। जाहिर सी बात है ये होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इफेक्टिवली इक्वल टू द एवरेज या मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। यानी कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य की जो एवरेज दूरी है वो बताता है माय डियर स्टूडेंट्स क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमने देखा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी कि पृथ्वी से लेकर के जो सूर्य के बीच की दूरी है वो 1 AU है, बाकी चेंज होती रहेंगे। AU कहलाया क्या, AU कहलाया सूर्य से लेकर के पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी। क्लियर? तो एक तरह से ये दूरी मापने की इकाई भी हुई कि नहीं हुई। और 1 AU में लगभग इतने सारे किलोमीटर्स होते हैं। क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? तो आप कैसे याद रखोगे कि AU जो है वो सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी बताता है, जिसमें लगभग 93 मिलियन माइल्स होते हैं। कितने? 93 मिलियन माइल्स। ये देखो, एक बढ़िया सा मैंने डायग्राम रखा है। यहाँ पे है सन लेफ्ट साइड में, देन आपके जो ग्रह हैं पूरे बने हुए हैं। सबसे पहला है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नेस एंड नेपच्यून, ऐसे बने हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है सन, सूरज देवता है। सबसे पहला है मरकरी, देन है वेनस। तो जाहिर सी बात है सूरज के सबसे नजदीक होगा मरकरी, तो इसकी यूनिट जो होगी दूरी वो तो 0.4 बता रहा है। यानी जाहिर सी बात है भाई पृथ्वी से कम होगी, क्योंकि पृथ्वी को हमने स्टैंडर्ड माना कितना, 1 AU, यानी कि ये कम हुई। वेनस को हमने कम माना तो वो भी इतनी होगी। अर्थ जो है क्योंकि 1 यूनिट है, यानी कि अर्थ के ऊपर वाले 1 से लेस देन होंगे, लेकिन अर्थ के नीचे जितने भी हैं वो 1 से ज्यादा होने वाले हैं। तो बेसिकली आपको इतना समझना है कि जो AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये एवरेज डिस्टेंस या औसत दूरी बताता है किसके किसके बीच में, तो बताता है सूर्य से लेकर के पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। बाकी हम सारी दूरियां ही मेजर कर रहे हैं AU में, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 1 AU है। और 1 AU कितना है, जितनी की डिस्टेंस है सूर्य से लेकर के पृथ्वी के बीच की। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन था हमारा कि
क्वेश्चन था कि ब्लैंक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, यानी पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच की जो दूरी है वह कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो पृथ्वी से लेकर के जो सूर्य के बीच की दूरी है वो कहलाएगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या कहेंगे 1 AU। क्लियर? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हाजिर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द सॉलिड स्टेट। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, बीच में लिक्विड वगैरह का झंझट नहीं है। आइए चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सब्लिमेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन क्या बताता है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका डायरेक्टली जो सॉलिड है, क्या डायरेक्टली जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, बीच में लिक्विड का झंझट नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो यहां खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है डिपोजिशन। तो यस, दूसरा ऑप्शन जो डिपोजिशन कह रहा है वो कन्वर्ट करता है गैस फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में बिना बीच के लिक्विड के झंझट। क्लियर? चलिए, तीसरा ऑप्शन है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि किसी भी गैसियस फॉर्म को जब आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दो। नेक्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड फॉर्म को जब आप गैस में चेंज कर दो। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब है वाष्प की फॉर्म में बदलना। वाष्प के फॉर्म में कैसे बदलोगे? जब किसी लिक्विड को आप गर्म करोगे तो वो बदल जाएगा गैस के फॉर्म में। तो ये तो हो गया वाष्पीकरण। कंडेंसेशन हो गया किसी गैसियस फॉर्म को जब आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। बचा क्या आपका? डिपोजिशन। यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है सॉलिड फॉर्म में? दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। हुआ कि नहीं? चलिए, यहां पर आपको बढ़िया से एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको समझना है कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। कैमरा में दिख रहा है बढ़िया से? चलिए, बढ़िया। यहां पर है ये आइस, है ना, बर्फ, जिसको हम कह सकते हैं बर्फ। बर्फ क्या है? यह ठोस अवस्था है, या हम कह सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म है, यह सॉलिड फॉर्म है। अब माय डियर स्टूडेंट, इस सॉलिड फॉर्म इधर रखा, एक हमने इधर रखा स्टीम, यानी कि कहना चाहिए भाप, जिसको हम कह सकते हैं गैस फॉर्म। यानी कि सॉलिड से, बर्फ से सीधा का सीधा गैस बना देना, यही प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर आइस, या कहना चाहिए सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू द गैस स्टेट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका गैसियस स्टेट। यदि कोई गैस कन्वर्ट होती है सॉलिड स्टेट में तो ये कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आई होप इस डायग्राम से तो जरूर याद रहेगा कि सॉलिड का गैस में बदलना बिना लिक्विड अवस्था में जाए हुए क्या कहलाता है? सॉलिड का गैस में जाना सब्लिमेशन कहलाता है, एंड गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड में गए हुए क्या कहलाता है? डिपोजिशन। याद रहेगा? चलिए, कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं अपन? गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड इज बाय द डिपोजिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स बायो का। बायो से क्या सवाल बन रहा है? बढ़िया से मार्कर ले लेते हैं। हाँ, सवाल कह रहा है विच वैक्सीन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है? तो टीबी के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है बीसीजी, अगला है डीपीटी, अगला है एचआईवी एंड अगला है वर्सिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या समझना होगा? यहाँ पर समझना होगा कि ये जो HIV है यहाँ पर ये HIV है, ना कि ये HIV है ना? तो पहली बात तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इन चारों ऑप्शन में माय डियर स्टूडेंट्स सिर्फ ये ऑप्शन जो है HIV इज काइंड ऑफ बैक्टीरिया। क्या है? ये एक तरह का बैक्टीरिया है, जबकि VCG, DPT एंड वारिसेला जो है ये क्या है? तीनों ही वैक्सीन है। अब ये तीनों वैक्सीन किसके यूज में होती है? कौन सी बीमारी के खिलाफ हम कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? आइए देखते हैं।
सबसे पहला ऑप्शन था बीसीजी। तो यस, बीसीजी ही एक ऐसी वैक्सीन है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज करते हैं। बीसीजी वैक्सीन को पहली चीज आप समझोगे किस में लगाते हैं, टीबी में। क्लियर? तो बीसीजी वैक्सीन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ हम बीसीजी यूज करते हैं। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय, मतलब कि ये जो डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या कहोगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है जो बीसीजी है माय डियर स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। यानी कि आपको बीसीजी में तीन चीजें याद रखनी है। वो तीन चीजें क्या है, पहली चीज है कि बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, याद हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, बीसीजी किसके खिलाफ लगाई जाती है, तो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट पर्पस। क्लियर? तो ट्यूबरकुलोसिस ना हो इसलिए हम यूज करते हैं बीसीजी का टीका। क्लियर? तीसरी चीज आपको याद रखनी कि बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस फैलाने वाला वायरस कौन सा है, वायरस का नाम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तीन चीजें याद रहेंगी, क्योंकि इस बार सिर्फ क्वेश्चन क्या बना कि हम बीसीजी किस बीमारी के खिलाफ लगाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। अगली बार पूछ दिया बीसीजी का फुल फॉर्म बताओ, आपको पता होना चाहिए, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है कि टीबी भैया, ये टीबी कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो इजी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज थी कि जो डीपीटी है, ये डीपीटी किसके खिलाफ होती है, तो डीपीटी वैक्सीन जो है माय डियर स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ यूज की जाती है। किसके, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ हम डीपीटी लगाते हैं। क्लियर? चलिए अगला है वैरिसेला। वैरिसेला जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वैरिसेला जोस्टर वायरस जो है उसके खिलाफ लगाई जाती है। नेक्स्ट आया जो हमने देखा एचआईवी, एक तरह का बैक्टीरिया है जो लगभग 5 साल से कम शिशुओं में या बच्चों में न्यूमोनिया वगैरह जो हो जाता है, वो उसके लिए यही वायरस जिम्मेदार है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाता है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्या, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो एचआईवी का फुल फॉर्म भी हो गया, बीसीजी का यूज भी देख लिया ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ, दूसरा डीपीटी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, तीसरा है वैरिसेला वैक्सीन, तो कौन से वायरस, वैरिसेला जोस्टर वायरस के खिलाफ। तो ये तीनों चीजें याद होगी। चौथा ये भी पता चल गया हमको कि एचआईवी जो है ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो 5 साल के कम बच्चों में बीमारियां होती है, न्यूमोनिया वगैरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो आपके वायरस अंदर चले जाते हैं, वो कौन सा होता है, यही एचआईवी, जिसकी वजह से बच्चों को न्यूमोनिया वगैरह होता है। यानी कि एचआईवी कोई वैक्सीन नहीं, एक तरीके का बैक्टीरिया है। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि विच वैक्सीन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है। तो जाहिर सी बात है, अभी चिल्ला चिल्ला के बताया मैम ने कि बीसीजी का यूज हम करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है, हाउ मच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत सॉल्ट है, प्रेजेंट है। क्लियर? ऑप्शन से 1, 2, 0.4 एंड 0.6%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में हम जब भी ऐसी बात हो जाती है ना कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है ना ही एकदम बच्चों की बात हो रही है ना ही एकदम बुजुर्गों की बात हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है एक एडल्ट से हम कंपेयर करते हैं ना कि नॉर्मली इतना होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी काफी सेंसिटिव होते हैं और ओल्ड एजेस भी थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम हमेशा एडल्ट की बात करेंगे कि एडल्ट में जो भी है, चाहे आप सॉल्ट की बात करो किसी भी चीज की, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं सोचना नहीं मैम सॉल्ट तो बच्चों में इतना होता है, बड़े लोगों में इतना होता है, नहीं भाई, यहाँ पर बात हो रही है एडल्ट की, है ना, हम एडल्ट्स की बात करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है बायो में, इट मींस यही है एडल्ट। यदि अलग से पूछेगा तो स्पेसिफाई करेगा कि बच्चों में, बेबीज में या कि ओल्ड एजेस में। क्लियर? यदि कह रहा है हाउ मच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, तो आप कहोगे ह्यूमन बॉडी में यानी कि एडल्ट में कितना परसेंट सॉल्ट होता है। 0.4% सॉल्ट जो है माय डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है, कितना, 0.4%। द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट in an adult human body is nearly 0.4%। कितना होता है, रट लो अभी से, 0.4% होता है। It is the form of Na+ and Cl-। जाहिर सी बात है भाई, सॉल्ट किस फॉर्म में होगा, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में ही होगा, Na+ and Cl-। These maintain the osmolarity। गलत है, यहाँ पर क्या है,
ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है मैम? ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है परासरण। क्या होता है? परासरण। यानी कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कहलाएगा आपका परासरण। सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ये हमारे शरीर में क्या मेंटेन रखता है? सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रहता है। यानी जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? परासरण या ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ऑस्मोसिस होता है ना, परासरण, एग्जैक्टली वैसे ही ऑस्मोलैरिटी वहीं से आया। क्लियर? चलिए, तो ऑस्मोलैरिटी कहलाता है जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट है कितना परसेंट सॉल्ट होता है? तो 0.4% होता है। तो हम आ जाते हैं अपने सवाल में माय डियर स्टूडेंट। सवाल क्या था कि कितने प्रतिशत सॉल्ट प्रेजेंट होता है? तो आप कहोगे 0.4% इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट वाज द एलिमेंट यूज्ड इन ट्रेडिशनल थर्मोमीटर व्हिच इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। नॉर्मली जानते तो सभी हैं कि भाई थर्मामीटर में पारा होता है, मरकरी होता है। यदि हमको पता है कि मरकरी होता है, मरकरी या पारा होता है, इतना तो पता है। अब ये हमको नहीं पता कि भाई मरकरी इतना डेंजरस भी होता है शरीर के लिए, है कि नहीं। आइए बताती हूँ। The element used in traditional thermometer which is highly toxic in nature, इसीलिए कहते हैं थर्मोमीटर टूट गया सीधा फेंक दो और हाथ धुल लो अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपने उसको टच कर दिया पारा को। बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। इट इज ओनली मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो सिर्फ और सिर्फ मरकुरी है। कौन सी? सिर्फ और सिर्फ मरकुरी है। यानी कि मरकुरी ही एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या पाई जाती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। मरकुरी ही माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी है जो सॉलिड अवस्था में नहीं बल्कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो क्या कहेंगे? रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है एकमात्र ऐसा कौन सा मेटल है? तो आप कहोगे मरकुरी। क्लियर? तो मरकुरी ही एक पाया जाता है जो लिक्विड अवस्था में होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन ये टॉक्सिक बहुत होता है, जहरीला बहुत होता है। इट हैज टॉक्सिक इफेक्ट on the nervous system as well as digestive system as well as immune system and affects one lungs, kidney, skin and eyes। यानी कि अब बचा ही क्या भाई, पूरे शरीर को तो अफेक्ट कर रहा है ना। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, तो बचा ही क्या, लगभग सभी चीजों को, किडनी हो गई, लंग्स हो गई, स्किन हो गए, आईज हो गए, सबको अफेक्ट करता है। यानी कि जहरीला बहुत होता है। हमारा क्वेश्चन क्या था माय डियर स्टूडेंट्स कि थर्मोमीटर में कौन सी हम हाईली टॉक्सिक यूज करते हैं मेटल? दैट इज मरकुरी। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए हम मरकुरी का यूज करते हैं। वरना इतने जहरीले नेचर के बाद तो यूज नहीं करना बनता है ना। लेकिन क्या करें भाई, कोई और मेटल है भी नहीं जो लिक्विड अवस्था में हो। अगला सवाल कह रहा है स्पून विच लुक्स बेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जैसे कई बार आपने देखा होगा, नॉर्मली यदि ग्लास में हमने पानी भर दिया है ना, हमने यदि ग्लास में पानी भर दिया है और पानी में हमने क्या कर दिया, हमने कुछ ज्यादा ही पानी भर दिया, इतना पानी नहीं भरना है ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, हमने जो सपोज करो इतना पानी भर दिया है ना, इतना पानी भर दिया। पानी भरने के बाद हमने इसमें क्या रख दिया माय डियर स्टूडेंट्स? हमने इसमें रख दिया एक, सपोज करो एक स्पून, है ना। क्या रख रहे हैं हम? एक स्पून रख रहे हैं। कुछ ऐसा एक स्पून है ना। क्लियर? चलिए, मैम ने स्पून भी रख दिया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना आप कि स्पून जो है ना यहाँ से माय डियर स्टूडेंट, जहां से वो पानी में डूबा हुआ है, तो ये अपनी पोजीशन से ना दिखते हुए ये कुछ इस पोजीशन पे दिखता है, थोड़ा सा बेंडेड दिखता है। यानी कुछ ऐसा लगेगा कि ये स्पून यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? बहुत ध्यान से समझना। ऐसा इसलिए होता है माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि प्रकाश का एक प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने दिशा से विचलित हो जाता है। नो डाउट यहाँ पर एयर है कि नहीं है? एयर क्या कहलाएगा? एयर एक विरल माध्यम कहलाएगा कि नहीं? विरल माध्यम। क्लियर? चलिए, अब एयर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो एक तरह का विरल माध्यम है, और विरल माध्यम के बाद प्रकाश आ रहा है सघन माध्यम में, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी एक डेंस मीडियम है, जाहिर सी बात है, एयर के कंपैरिजन। क्लियर?
तो माय डियर स्टूडेंट, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, तो यदि मैं यहाँ पर एक अभिलंब खींच दूं, अभिलंब में आप देखोगे कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जैसे ही अभिलंब की ओर मुड़ेगा यानी कि कुछ इस तरह आने की कोशिश करेगा और चम्मच जो है अपनी स्थिति से थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? अ स्पून विच लुक्स बेंट इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन, यानी कि कहना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो चम्मच है वह अपनी मूल स्थिति से थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया, और विरल से सघन में मैंने कहा था कि आप याद रख लो, हिंदी मीडियम के हो तो भी विषमु याद रखना है। विषमु का मतलब होता है विरल से सघन में जाएगा तो मुड़ जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो दूर हट जाएगा। याद रहेगा, एक तो आप दूसरा ऑलरेडी कर लोगे, यानी कि प्रकाश एयर से वाटर में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। क्लियर? तो क्या करेगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा बेंट यानी कि मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर वही लिखा हुआ है कि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि अपवर्तन की वजह से वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगला सवाल कह रहा है द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, यानी कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है? तो बहुत ही सरल सवाल है कि नहीं है? पहला है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है? पहला है फोर्स। क्या है? पहला है फोर्स। ध्यान देना, फोर्स यानी कि कहना चाहिए बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो चारों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए। कौन सा मैच हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्या रहा था? द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो घनत्व कहलाता है या डेंसिटी कहलाता है। यदि यूनिट पूछता तो क्या हो जाता? किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता कि नहीं हो जाता? यदि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता तो हो जाता ml की पावर -3 और t हो जाता कि नहीं हो जाता? टी टू दी पावर 0 रहता। क्लियर? ml की पावर -3 टी टू दी पावर 0, या हटा दो तो ml की पावर -3 ये हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पूछा था। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन का क्वेश्चन है। विटामिन ए का सोर्स क्या है? कैबेज है, कैरेट है, रेगुलर पोटैटो है या स्ट्रॉबेरी है? तो माय डियर स्टूडेंट सबसे मतलब बहुत ही इजी सवाल है इसमें कि भाई सबको पता है कि जो गाजर होता है ना, क्या होता है? गाजर होता है ना, गाजर होता है विटामिन ए का स्रोत, जिसको हम कहते हैं कि आई से रिलेटेड होता है। विटामिन ए किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। अब विटामिन ए आई से रिलेटेड है यानी कि क्या होगा? यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यदि विटामिन ए का सोर्स बात किया जाए तो अपने डेली लाइफ में सबसे अच्छा एग्जांपल कैरेट है, वेल नोन होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, कैरेट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। जाहिर सी बात है भाई, विटामिन ए का बढ़िया सोर्स क्या है? कैरेट है। हिंदी में कहें तो गाजर है। अब ये जो गाजर है ना माय डियर स्टूडेंट, इट कंटेन्स कैरोटीन। कैरेट में क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्लियर? यानी कि जो क्या करता है, जिसमें क्या पाया जाता है? जो रेटिनॉल के लिए हेल्प करता है। रेटिनॉल क्या माय डियर स्टूडेंट्स? विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करूं तो होता है रेटिनॉल। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अगला है इट इज नीडेड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर आई हेल्थ। बिल्कुल आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है यदि आपको विटामिन ए की कमी होती है तो आपको क्या खाना है? ये चश्मा हटाने के लिए आपको खाना है डेली गाजर, ढेर सारा, है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हु डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बहुत इजी सवाल है, सबको पता है कि कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज करी थी, जिन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप होते हैं बेसिक 4। कौन कौन से? A, B, AB एंड O। क्लियर? बेसिक 4 होते हैं। इनका भी डिटेल्ड, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर माय डियर स्टूडेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसकी खोज करी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन? बढ़िया, मजा आया ना? चलिए इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और मस्त तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।